हेलो स्टूडेंट, प्रदीप गिरी 11-12 अकेडमी में आपका स्वागत है। हमने चैप्टर स्टार्ट किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रीजन अराउंड द चार्ज ऑब्जेक्ट इन विच कूलोम्ब फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय द अनदर चार्ज इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो क्या कहा गया है कि अगर हमने एक चार्ज यहाँ रख दिया, अगर हमने एक चार्ज यहाँ रख दिया तो इसके सराउंडिंग वाला फील्ड क्या हो जाएगा? इसके सराउंडिंग वाला फील्ड मॉडिफाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मॉडिफाइड। अगर उसके अंदर हम दूसरा चार्ज लेके आते हैं, मे बी पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा। ये दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव हो गए तो ये रिपेल करेगा, और अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा तो अट्रैक्ट करेगा। तो इस रीजन के अंदर आने पर ही वो फोर्स अप्लाई करेगा। अगर ये चार्ज रीजन के बाहर रहेगा तो फोर्स अप्लाई नहीं होगा। तो ये मॉडिफाइड रीजन जो होता है उसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। उसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखते हैं हम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, कंसिडर अ चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। ओके, कंसिडर अ चार्ज consider charge plus q and another charge q, okay. Now the distance between these two charges is r। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? r। देयरफॉर कूलोम्ब फोर्स F इज इक्वल टू क्या होगा? फॉर्मूला 1/4πε0 q अपॉन r स्क्वायर, और यहाँ आएगा वेक्टर r कैप दी। वो यूनिट वेक्टर है। वो क्या है? यूनिट वेक्टर है। अगर हम वेक्टर फॉर्म में इसे लिखेंगे तो देन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमें क्या कहा गया है? द रीजन अराउंड अ चार्ज ऑब्जेक्ट इन विच कूलोम्ब फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय द अनदर चार्ज, so it is nothing but a electric field. Therefore electric field is nothing but force per unit charge. तो फोर्स का वैल्यू हम पुट करेंगे। फोर्स का वैल्यू क्या है हमारा? 1/4πε0 q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, r कैप डिवाइडेड बाय q। तो ये q कट हो जाएगा एंड जो हमारे पास इक्वेशन बचेगा या फॉर्मूला बचेगा दैट इज E इज इक्वल टू 1/4πε0 q r स्क्वायर। ये आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड ऑन अ सिंगल चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड ऑन अ सिंगल चार्ज। ये सिंगल चार्ज पे डिपेंड करता है, दूसरे चार्ज पे ये डिपेंड नहीं करता। तो अगर हम यहाँ लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड ऑन सिंगल चार्ज, सिंगल चार्ज। ये सिंगल चार्ज पे डिपेंड करता है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और इसका डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वही, दैट इज एक्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, तो वेक्टर एक्ट अलोंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। देन इसका ऐसा यूनिट अगर हम लिखते हैं, ऐसा यूनिट क्या होगा? देखो फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इसका ऐसा यूनिट होगा, ऐसा यूनिट हमारा होगा न्यूटन पर कूलोम्ब। न्यूटन पर कूलोम्ब। ये समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर
सपोज हमारे पास एक चार्ज है, सपोज हमारे पास एक चार्ज है, ये रहा चार्ज प्लस Q। अगर हमें फाइंड करना है कि R इतने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो वहाँ दूसरा चार्ज लेने की हमें ज़रूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, डायरेक्टली क्या लिखेंगे, 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। ये होगा हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। अगर ये डायग्राम हम फॉलो करते हैं, अब हम फाइंड करते हैं डायमेंशन क्या होगा। देखो डायमेंशन इक्वेशन क्या है, डायमेंशन के लिए हमारा इक्वेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। देन फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स के लिए डायमेंशन L1 M1 T-2। और चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है, करंट का डेफिनेशन यूज करेंगे, करंट चार्ज पर यूनिट टाइम, देयरफॉर चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। तो यहाँ हम लिखेंगे I1 एंड T1, I1 एंड T1। ये हो गया चार्ज के लिए हमारे, ठीक है। अब हम पुट करेंगे यहाँ, इसको सॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन देयरफॉर L1 M1 T, ये ऊपर चला गया, -2 और एक -3 और I-1, ये होता है डायमेंशन। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक डेफिनेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, रीजन अराउंड चार्ज वेयर अनदर चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स, उस रीजन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी भी चार्ज के अराउंड पे रीजन होगा जहां अगर दूसरा चार्ज आता है तो क्या अप्लाई होगा उसके ऊपर, फोर्स, दैट रीजन इज नोन एज ए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया। तो आते हैं सेम, इसका ही सेम टॉपिक है, ओके, इसके सेम टॉपिक पे आते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द पॉइंट चार्ज इन अ मटेरियल मीडियम। अगर हम चार्ज को मटेरियल मीडियम में रखते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अब देखो, कंसिडर अ पॉइंट चार्ज Q एट पॉइंट O, हमने एक पॉइंट चार्ज ले लिया Q इन द मीडियम ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। अब एक मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑलरेडी हमने स्टडी किया है। तो हमने क्या लिया, एक चार्ज लिया जिसको हमने मीडियम में रखा, मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K। कंसिडर अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस R एट अ टेस्ट चार्ज Q0 प्लेस एट पॉइंट P। अब हमने क्या लिया, यहाँ एक पॉइंट P लिया, कितने डिस्टेंस पे, R। तो यहाँ हमें फोर्स चेक करना है, तो फोर्स चेक करने के लिए हमने क्या किया, दूसरे चार्ज को रख दिया। अब ये रिपेल करेगा, अब ये रिपेल करेगा, तो यहाँ तक जितना फोर्स होगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे ही हमने टेस्ट चार्ज रखा, टेस्ट करने के लिए एक चार्ज रखा, तो हमें पता चला कि ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो वो फोर्स पर यूनिट चार्ज, इस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, दैट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले हम फोर्स फाइंड आउट करेंगे। सो यूजिंग कूलोम्स लॉ, F इज इक्वल टू, यूजिंग कूलोम्स लॉ, F इज इक्वल टू क्या होगा, F इज इक्वल टू 1/4πε0K। अब K क्यों आया, क्योंकि मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी हमें लेना होगा, मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी लेना होगा, Q0 अपॉन R स्क्वायर। अगर वेक्टर में लिखना है तो यहाँ हमारा वेक्टर का यूनिट वेक्टर भी आएगा, मीन्स R का हमारा यूनिट वेक्टर भी आएगा, ठीक है। देन यूजिंग डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन हमें क्या कहता है, E इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय Q0। हमने कौन सा चार्ज लेके आया, Q0 चार्ज लेके आए हैं। तो अब F का वैल्यू वंस अगेन सेम तरीका है, 1/4πε0। यहाँ आएगा सिर्फ K, क्या आएगा, K, क्योंकि मीडियम में रखा है, Q0 बाय R स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q0। तो ये Q0 कट हो जाएगा और बचेगा क्या, 1/4πε0K Q अपॉन R स्क्वायर, Q अपॉन R स्क्वायर। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। अगर हम मीडियम में रखते हैं, तो सिर्फ क्या आ जाएगा, K हमारा एडिशन में आ जाएगा। सिर्फ इतना ही हमें याद रखना है, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अब
अगर हम वैक्यूम और मीडियम के लिए लिखते हैं फॉर मीडियम, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, फॉर मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1/4πε0 K Q/r² एंड फॉर मीडियम और मीडियम, कौन सा मीडियम हम लेंगे, वैक्यूम और एयर, K इज इक्वल टू 1, K का वैल्यू क्या होता है 1, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखो 1/4πε0 Q/r²। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो यहाँ से हमें पता चला इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा, एंड फोर्स भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स इनटू डिस्टेंस r, तो यहाँ डिस्टेंस r जाएगा और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मीन्स इस तरह से ये डिक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स दोनों भी क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि स्क्वायर टर्म है इसलिए ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होगा, इस तरह से डिक्रीज होगा, कर्व में डिक्रीज होगा, सीधे लाइन में डिक्रीज नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर है। क्योंकि दो के लिए अगर डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर से या 2 से हम दूर गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड 4 से कम होगा, 3 डिस्टेंस दूर गए तो 9 से कम होगा, ठीक है, 4 टाइम्स डिस्टेंस गए तो 16 से कम होगा, तो 5 डिक्रीज होगा, जितना डिस्टेंस उसके स्क्वायर के टर्म में डिस्टेंस डिक्रीज होगा, इसलिए इस तरह से ग्राफ आएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ मीडियम एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ वैक्यूम। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के दो टाइप होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक क्या होता है यूनिफॉर्म और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिंपली देख लेते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फील्ड हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज सेम एट ऑल पॉइंट। सबका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होना, किसी भी पॉइंट पे आप अगर वैल्यू मेजर करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का तो वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ मेजर करो, यहाँ मेजर करो, यहाँ मेजर करो, सभी पॉइंट पे वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। तो दैट उसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम इस तरह से दो प्लेट के अंदर जो फील्ड बनता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट। एक प्लेट पॉजिटिव है, एक प्लेट नेगेटिव है, उसके बीच में जो फील्ड बनेगा वो क्या होगा, हमारा यूनिफॉर्म फील्ड। अब के लिए याद रखो क्योंकि आगे ये लाइंस का कंसेप्ट आने वाला है, आगे ये लाइंस का कंसेप्ट आने वाला है। तो अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड सेम एंड डायरेक्शन, हर एक पॉइंट पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होता है, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके अपोज में नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहेंगे, अ फील्ड हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज नॉट सेम एट ऑल पॉइंट। फील्ड, ऐसा फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे सेम नहीं है। तो एक सिंगल चार्ज अगर फील्ड बनाएगा, देखो एक सिंगल चार्ज का फील्ड, यहाँ राइट हैंड साइड में, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड, ये यहाँ अपवर्ड डायरेक्शन, तो हर एक डायरेक्शन में इस डायरेक्शन अलग अलग हो रहा है। यहाँ अगर हम पॉइंट चूज करेंगे तो ये राइट साइड का डायरेक्शन है, यहाँ चूज करेंगे तो लेफ्ट साइड में डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बन नहीं रहा है, इसलिए इसे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और हर पॉइंट पे क्या होगा, वैल्यू भी अलग, जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे इसका वैल्यू भी अलग अलग होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ सेम नहीं है, तो मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं है और डायरेक्शन भी सेम नहीं है। अ फील्ड हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज नॉट सेम, हर पॉइंट पे, यहाँ एक पॉइंट लिया, यहाँ एक पॉइंट लिया, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, चार्ज के नज़दीक है, यहाँ सॉरी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, मैग्नेटिक नहीं सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ज़्यादा होगा, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। तो ये हमारा कौन सा हो गया, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गया, मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम नहीं है। देन अगर हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ डायरेक्शन राइट हैंड साइड में, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ अपवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो हर जगह पे डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, नॉन यूनिफॉर्म
इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये समझ में आ गया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक स्टडी किया, आज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक स्टडी किया। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या फाइंड आउट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, देन उसका यूनिट, देन उसका डायमेंशन, देन अगर दो चार्ज को या फिर अगर हम चार्ज को मीडियम में रखते हैं तो सराउंडिंग में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड करता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के भी उस फॉर्मूला में आ जाएगा। एंड देन इलेक्ट्रिक फील्ड के दो टाइप, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म कब होता है, जब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम होता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड जब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम नहीं होता, अलग अलग होता है हर एक पॉइंट पे, देन उसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरह के कुछ एग्जाम्पल है, जैसे फील्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट यूनिफॉर्म होता है, और ये रेडियल फील्ड मीन्स एक सिंगल चार्ज जब फील्ड बनाता है वो क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होता है। तो यहाँ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।